हेलो बच्चे लोग, क्या हाल है मेरा लाल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट, है ना। देखा था आपने डिटर्मिनेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट का बेसिकली प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये हमने पढ़ा था। आज बेसिकली जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चा वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी आज का टॉपिक जो है हमारा वो है प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, भाव मेरा डिटर्मिनेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और इसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सॉल्व कीजिए डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके ही डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज का जानना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से पता होगी तो आपसे सारा प्रॉब्लम इसका बन सकता है। तो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की वो क्या बोलता है, बोलता है इफ वी इंटरचेंज रोज विथ कॉलम और columns with rows, then the value of determinant remain unchanged। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। वो बोलता है क्या कि कहीं पे मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, बोल रहा है 2 3 -1 5 4 7 -2 0 6 ऐसा कुछ दिया हुआ है। बोल रहा है इसकी वैल्यू आ रही है के, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है के। और बोल रहा है क्या कि अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं, बोला इंटरचेंज रोज विथ कॉलम, हम रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो है ये रो है मेरा, ये कॉलम बन जाएगा 2 3 -1, ये मेरा रो है 5 4 7 -2 0 6। अब इसको सॉल्व करने के बाद पहले के आ रहा था, अभी भी जब हम इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे यानी एक्सपैंड करेंगे तो भी इसकी वैल्यू के ही आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। ये बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 1। पहली प्रॉपर्टी सबसे पहले यही बोलता है कि अगर हम रो को कॉलम बना दें यानी ट्रांसपोज कर दें और कॉलम को रो बना दें तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। पहले 50 आ रहा हो तो अभी भी 50 आएगा, पहले अगर 68 आ रहा होगा -68 आ रहा होगा तो अभी भी -68 ही आएगा और कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। छापी आइए सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। बोलता है बच्चा कि इफ वी इंटरचेंज एनी रो विथ अनदर रो और एनी कॉलम विथ अनदर any row with another row or any column with another column, then the value of determinant remain unchanged, ठीक है, but the sign changes। बोलता है क्या कि अगर हम किसी रो को किसी दूसरे रो से, यहाँ ट्रांसपोज नहीं हो रहा है, एक रो दूसरे रो से इंटरचेंज हो रहा है, या किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू तो सेम रहती है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है आपके पास -3 1 0 6 -2 5 4 -3 7। अब इसकी वैल्यू मान लो कहीं पे के आ रही थी। अगर हम इसमें किसी रो को किसी दूसरे रो से या किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से, जैसे मान लो हम कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करें, इंटरचेंज करने का साइन ये होता है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना।
कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर दिया, मतलब कॉलम 1 कॉलम 3 की जगह चला जाएगा, कॉलम 3 कॉलम 1 की जगह चला जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा 0 5 7 और ये जैसे वैसे रहेगा और ये उधर चला जाएगा -3 6 4। तो बोल रहा है कि पहले भी जो के आ रहा था अभी भी के आएगा, अगर पहले पॉजिटिव आ रहा था तो अब निगेटिव आएगा, पहले निगेटिव आ रहा था तो अब पॉजिटिव आएगा। यही चेंजेस होती है। समझ में आ रही है बात? बहुत इजी सी चीज़ है। अगर किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। क्लियर है? छापिए, आगे बात करता हूँ। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। बोलता है कि इसमें थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? बोलता है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are identical बोलता है क्या? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होगा देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट becomes 0। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा बाबू? 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे दिया हुआ है कहीं पे बोल रहा है 3 -2 5 4 7 -6 -3 1 2। अब अगर ये तुम्हारे पास कहीं पे दिया हुआ, सॉरी आइडेंटिकल होना चाहिए, तो अगर मान लो कहीं पे तुम्हारे पास दिया हुआ है इस तरह से -2 7 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दो कॉलम 2 और कॉलम 3 एक जैसा आइडेंटिकल है, एकदम सेम टू सेम है। देखो सेम टू सेम है, कॉलम 2 कॉलम 3। देखेंगे हियर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल मतलब एक जैसा है। सो इसकी वैल्यू जो हो गई 0 हो गई, यानी पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दो कॉलम इसका आइडेंटिकल है। आप इसको एक्सपैंड करके देखिएगा, एक्सपैंड कीजिएगा तो वैल्यू 0 ही आएगी। तो कभी भी अगर दो रो या दो कॉलम बच्चा मेरा अगर एक ऐसा हो जाए कि आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। डायरेक्ट लिखते हैं, सॉल्व करने की एक्सपैंड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। आइए फोर्थ नंबर बोलता है इफ एनी टू रोज or columns of a determinant are proportional ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा then the value of determinant becomes 0। तब भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है, बोल रहा है क्या 2 3 5, ठीक है, 4 6 10 -2 7 9, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब आप इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा फर्स्ट रो और सेकंड रो को, तो ये प्रोपोर्शनल आएगा, सबकी रेशियो बराबर। रेशियो बराबर मतलब प्रोपोर्शनल। 2/4 कीजिए 1/2 आएगा। 2/4 को डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा? 1/2। 3/6 को डिवाइड कीजिएगा 1/2। 5/10 को डिवाइड कीजिएगा 1/2। यानी ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल कब होता है? जब दो रो या दो कॉलम को डिवाइड करने पे सेम टू सेम आए। ठीक है, हर एलिमेंट को जब डिवाइड करेंगे तो सेम टू सेम आए, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो जब ये प्रोपोर्शनल होगा तो इसकी वैल्यू भी इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बट इसको ऐसे 0 दिखाते नहीं है लिख के, इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली। इसको इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो इसी का इस्तेमाल करके लिखते हैं। क्या करेंगे? सेकंड वाले में से कुछ कॉमन निकलेगा। देखो तो 2 6 10 2 कॉमन निकलेगा, 4 6 10 है 2 कॉमन निकलेगा। ऊपर वाला जैसे वैसे रहने दो। इस मिडिल वाले में से यानी रो 2 में से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बचेगा? 3, यहाँ पे बचेगा 5 -2 7 9। अब देखो ये दोनों रो सिमिलर हो गया, एक जैसा हो गया, आइडेंटिकल हो गया, तो ये 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये अलग से एक प्रॉपर्टी बना दिया गया कि जब ऐसा रेशियो रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन निकल जाएगा।
तो कॉमन निकलेगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा, और आइडेंटिकल जैसे भी हुआ उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम लोग 0 करते हैं। तो बेसिक मेरे पास ये 4 अभी हमने पढ़ा है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, पहले इसको छापिए फिर आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या बोलता है? बोलता है इफ एनी रो और कॉलम of a determinant is given as the sum of two or more terms, then we can express it as the sum of two or more determinants। बोलता है बच्चा कि अगर कोई रो या कॉलम या सारा रो और कॉलम किसी दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म के सम में दिया होता है तो उसको हम लोग दो या दो से ज्यादा अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। समझिएगा बढ़िया से। बोलता है जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दिया हुआ है ए बराबर, मतलब डिटर्मिनेंट को दिया हुआ है, बोल रहा है जैसे दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है x प्लस अल्फा प्लस 2 y प्लस गामा माइनस 3 और z माइनस y प्लस बीटा माइनस 3 और z माइनस गामा माइनस 5, और नीचे दिया हुआ है -2 7 -6 8 -2 5, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। अब अगर ये जो तुम्हारे को दिख रहा है इसमें क्या है, एक टर्म, एक ऐसा रो है जिसमें 3 टर्म का सम है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टर्म का सम है, तो इसको हम 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट में चाहे तो लिख सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला वाला x y और ये z, पहला तीनों एक में, फिर अगला अल्फा बीटा माइनस गामा, इसको अलग कर दिया, ठीक है, फिर प्लस तीसरा वाला क्या है 2 -3 -5, ऐसे लिख दिया। अब ये जो है -2 7 -6 8 -2 5 सब में वैसे लिखा जाएगा, -2 7 -6 8 -2 5 -2 7 -6 8 -2 5, जैसे वैसे लिख दिया, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट बन गया। अब तुम बोलोगे कि सर ये जो आप ऐसे ऐसे को अलग अलग करके लिख दिया है, इसको -2 यहाँ -2 यहाँ -2 जोड़ है तो ये कहाँ आ रहा है, और इसको 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 जोड़ने पे आ जाता है, तो ऐसा डिटर्मिनेंट के अंदर में नहीं होता। ये मैट्रिसेस में प्रॉपर्टी इस तरह से जुड़ता है, डिटर्मिनेंट को कभी भी ऐसे सामने सामने ऐसे 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 जोड़ते नहीं है, ये तोड़ना एक प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी बनाया गया, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं लेकिन ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि डिटर्मिनेंट को कब जोड़ते हैं। अगर इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के साथ ऐड करना है तो हमको पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करके निकालना होगा, फिर इसको भी सॉल्व करके निकालना होगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे तभी जुड़ सकता है। समझ में आ रही बात? इसलिए इस प्रॉपर्टी को बनाया गया। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली कब यूज करते हैं, जब किसी रो किसी कॉलम या सारे रो सारे कॉलम में दो या दो से ज्यादा टर्म का सम दिया रहे तो उसको हम लोग अलग अलग टर्म डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं, और उसके लिए अगर कहीं पे 3 टर्म का सम नहीं है तो इसको सब में उसी तरह से लिख देते हैं, ठीक है। छापिए और देखते हैं प्रॉपर्टी। देखिए अब 6 नंबर प्रॉपर्टी बोलता है कि इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम with a constant k, बोलता है इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम विथ एन कांस्टेंट k, अगर हम किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट
बिकम्स k टाइम्स, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा। अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में k टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है 2 - 1 3 0 4 - 5 6 - 2 8, इसकी वैल्यू मान लीजिए k आ रही है कहीं पर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, k आ रही है। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो हम रो 2 या रो 1 या कॉलम 2 किसी में भी, अगर मान लो हम कॉलम 2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, देखो इसको कैसे लिखते हैं, कॉलम 2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉलम 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम 2 को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कॉलम 1 में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, सिर्फ किसी एक कॉलम या किसी एक इसमें डिटर्मिनेंट में, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में किसी भी एक कॉलम किसी भी एक रो में कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं या उससे कॉमन भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, ये कॉलम 2 है मेरा, कॉलम 1 जैसे वैसे लिखा जाएगा, कॉलम 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 5 चौका 20 और ये -10, ये जैसे वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब हम कर दिया तो मेरा वैल्यू जो k आ रहा था वो 5k हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर यहाँ 10 आ रहा था तो 5 से मल्टीप्लाई होकर 50 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 आ रहा था तो 5 से मल्टीप्लाई होकर के 15 हो जाएगा। जो होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी दो रो में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मान लो एक बार कॉलम 2 में 5 से किया, कॉलम 1 में 3 से किया, तो 5 और 3 दोनों आकर के आंसर में मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रही बात, ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, इसलिए वैसा करते हैं। अगर आप किसी रो से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर यहाँ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गई बात, छापिए और बात करते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है 7 नंबर पर डी, बोलता है इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो विथ another row or any column with another column then the value of determinant remain unchanged, कोई भी चेंज नहीं आएगा, रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी रो को किसी दूसरे रो से, किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से, तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है 1 3 4 1 - 2 6 0 3 0 4 -1, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ जो है इस 1 के जगह हमको 0 लाना है, यहाँ पे क्या लाना है 0। अब ये रो 1 में है और यहाँ रो 2 में भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, रो 1 में ऑपरेशन करेंगे, इसको ऑपरेशन बोलते हैं। रो 1 में ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, रो 1 माइनस रो 2, रो 1 में रो 2 को घटा देंगे। यही बोल रहा है ना, किसी भी रो में किसी भी रो को घटा या जोड़ सकते हैं। तो हम रो 1 में रो 2 को घटा रहे हैं, ऑपरेशन किस में कर रहे हैं, रो 1 में। क्या कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन करते हैं उसको पहले लिखते हैं। जैसे रो 1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो रो 1 को पहले लिखा। अब रो 1 में 2 को घटा दे रहे हैं, -2 कर रहे हैं, कित करते हैं 1 - 1। अब रो 1 को रो 2 से घटाना है, रो 1 का पहला एलिमेंट 1 है, इसका पहला एलिमेंट भी 1 है, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। यहाँ हमको 0 लाना था, 0 आ गया। लेकिन सब में वही काम करेंगे, 3 - +2 कितना आ जाएगा 5, 4 - 6 यानी -2। बाकी कोई चेंज नहीं, सिर्फ रो 1 में ऑपरेशन हुआ, रो 1 में चेंज होगा, बाकी सब वैसे लिखा जाएगा 1 - 2 6 0 4 -1। समझ में आ रही बात। अगर इसका वैल्यू कहीं पे k आ रहा था तो अभी भी इसकी वैल्यू k ही आएगी। अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे यहाँ पे 25 आएगा तो इसको भी सॉल्व करने पे 25 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि देखो ऊपर वाले रो का सारा वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी रो को किसी भी रो से जोड़ सकते हैं या किसी भी रो को किसी भी रो से घटा सकते हैं, उससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। यही होता है प्रॉपर्टी नंबर 7, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद वाला और भी इंपॉर्टेंट है। यही दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस के अंदर में करेंगे। ठीक है, छापिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं।
आइए देखते हैं बाबू 8 नंबर और लास्ट प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 बोल रहा है इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो विथ स्केलर मल्टीपल ऑफ another row or any column with the scalar multiple of another column, then the value of determinant remain unchanged। क्या बोल रहा है बाबू, समझिएगा। बोल रहा है कि किसी रो को किसी दूसरे रो में स्केलर मल्टीपल मैंने बताया था 2 3 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको स्केलर मल्टीपल कहते हैं। तो किसी भी रो को किसी दूसरे रो से माइनस या प्लस करने से पहले उसको स्केलर मल्टीपल करके करते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। एग्जाम्पल्स, ढेर सारे एग्जाम्पल्स है, यही आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जैसे देखिए बोल रहा है कहीं पे दिया हुआ है 1 3 2 5 4 6 -2 3 -1 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू मान लो कहीं पे आ रही है k, ठीक। अब हमको अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी भी रो को किसी भी कॉलम को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे कॉलम में स्केलर मल्टीपल करके। स्केलर मल्टीपल मतलब 2 4 6 8 से मल्टीप्लाई करके। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ये 3 की जगह हमको 0 चाहिए, ये 3 है, इसकी जगह पे हमको क्या चाहिए 0 चाहिए। यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ 3 है। अब 3 0 कब होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नंबर 0 कब होगा, जब वो अपने ही नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा। 3 अगर 3 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा, 3 अगर 3 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा, 5 अगर 5 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा। अगर -2 दिया हुआ है तो +2 के साथ जुड़ेगा तभी वो 0 होगा। तो कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो उस अपने ही नंबर के निगेटिव से वो कटने के बाद 0 होता है, और कोई 0 लाने का तरीका नहीं है, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ला सकते हैं, बट यहाँ पे तरीका इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब ये बच्चा मेरा 3 है, ये है कौन से कॉलम में, देखो तो ज़रा सा, कॉलम 2 में। तो हम कॉलम 2 में ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 2 माइनस, कॉलम 2 में 3 है। अब ये 3 से ही माइनस होकर 0 होगा, तो 1 में यानी कॉलम 1 में जो मेरा 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, यानी -3 इंटू कॉलम 1। बढ़िया समझिएगा, इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर देंगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। चलिए देखते हैं, पहला कॉलम में कोई चेंज नहीं, जैसे वैसे लिख दिया। थर्ड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं, जैसे वैसे लिख दिया। कॉलम 2 में चेंज हो रहा है, देखो ऑपरेशन कॉलम 2 में हो रहा है, कॉलम 2 में चेंज होगा। कॉलम 2 -3 कॉलम 1। कॉलम 2 में पहला एलिमेंट कौन है जी 3। देखो इस ऑपरेशन को आप रफ में ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 3 लिखेंगे, 3 -3 इंटू कॉलम 1 में 1, 3 - 3 0 हो गया, यानी पहला एलिमेंट 0 आ गया। दूसरा एलिमेंट क्या है जी कॉलम 2 का, कॉलम 2 का एलिमेंट देखेंगे, कॉलम 2 का एलिमेंट कितना है 4, 4 -3 इंटू 5, यानी 5 दिया 15 -4, 15 - 4 कितना होता है -11। अब आते हैं फिर तीसरा एलिमेंट देखते हैं। तीसरा एलिमेंट क्या है, C2 का तीसरा एलिमेंट है 3, -3 इंटू यहाँ कितना है -2, यानी 3 दूनी 6 +6 +3 यानी 9 आ गया। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से बेसिकली सॉल्व करते हैं। यहाँ हमको 0 चाहिए था, यहाँ 0 हो गया। अब हमको एक बात बताओ बच्चा कि अगर यहाँ 2 है और इस 2 की जगह 0 लाना है तो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 - 2 0 आएगा ना जी। अगर मान लो यहाँ -2 है, अगर यहाँ भी हमको 0 लाना है तो क्या करेंगे, -2 में +2 होगा तब 0 आएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको ये 0 लाना होगा तब, और अगर ये 0 लाना होगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमको। चलो एक और देखते हैं इसी का एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये हमको -2 है ना, यहाँ 0 लाना है, ठीक है। ये कॉलम 3 में है और ये ये रो 3 में है और ये रो 1 में है, ठीक है। तो हम रो 3 में ऑपरेशन करेंगे, रो 3 में ऑपरेशन करेंगे, रो 3 प्लस, क्योंकि यहाँ -2 है तो हम इसमें प्लस करेंगे, R3 को प्लस करेंगे 2 इंटू R1 से, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, -2 + 2 खत्म हो जाएगा 0। चलिए ये तो जैसे वैसे लिखाएगा 102, सेकेंड वाला भी जैसे वैसे लिखा जाएगा 5 - 11 6। इसमें चेंज होगा, क्या चेंज होगा जी, देखो क्या चेंज होगा, यहाँ पर रफ में कर लेंगे।
R3 माइनस प्लस 2R1। R3 का पहला एलिमेंट कौन है, -2 + 2 इंटू R1 में क्या है 1, 2 - 2 0 हो गया, यहाँ 0 आ गया। चलिए अब दूसरा एलिमेंट देखते हैं, दूसरा क्या है जी 9, तो 9 + 2 इंटू ऊपर में क्या है 0, तो 2 इंटू 0 यानी 9 आ गया फिर से। चलिए तीसरा देखते हैं, -2 + 2 इंटू 2 यानी 4, तो 4 - 2 डेट इज़ 2, ये मेरा आ गया। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू k आ रही थी तो इसकी वैल्यू k आएगी और इसकी भी वैल्यू k आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। आप कितनी बार भी ऑपरेशन कर दीजिए वैल्यू विल बी सेम, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है इसकी प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी पे बेस पूरा चैप्टर है बाबू। इसका चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। ये जो लेक्चर है आज बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ा है क्या कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में सारा बात किया है। सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दी है, इस प्रॉपर्टी को बढ़िया से समझ लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कैसे बनाते हैं। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।